Hi everyone. Okay. Uh, Hi everyone who's online as well. So we are starting with the orientation lecture of Limitation Act. Okay. The first thing that we ought to know is the history. Why was this act brought into picture? And I hope कि आप लोगों को history अब याद हो जानी चाहिए. ठीक है? So the pattern, the history, basically. हुआ क्या? We all saw कि यार people are very lazy. There is a lot of slackness involved. There is a lot of laziness involved, right? People are sleeping on their rights. वो लोग कोर्ट में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में जा ही नहीं रहे हैं यार. And we wanted people to go to the court. We wanted there must be this theory that there must be an end to litigation. We wanted to promote that. ठीक है? We know this interest republic utsit finis lithium. We have heard this maxim hundreds of times. Interest republic. I'm going to tell you. I'm going to dictate it in case you're not able to understand. It is interest republic utsit finis lithium. That there, it is in the interest of state that there must be an end to litigation. ठीक है? तो आप देखिए कोई भी चीज व्हेन यू स्टार्ट, मैंने आपको पहले भी बताया है वेरियस टाइम्स, यू माइट हैव हर्ड व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू कि यार फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. पहले कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, प्लीज डील विद द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक और विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिटेशन एक्ट, प्लीज टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट कि भाई ये लाया पिक्चर में क्यों गया है. ठीक है? once you start understanding the cause behind everything, कहते हैं ना, okay, if you whenever you start preparing for something, people ask you why, है ना, कि क्यों कर रहे हो यार. if you are able to answer that why, you are good to go. ठीक है? Similarly in this case as well, if you are able to answer as to why has this act been brought into picture, ठीक है, that is good enough a reason. ठीक है, कि हाँ यार this person knows exactly सीन कि क्या ये पिक्चर में लाया क्यों गया. पहले ये जानना जरूरी होता है, पिक्चर में लाया क्यों गया. ये क्लियर है आप लोग को? पता है ना पक्का? अभी मैंने बताया कि लिमिटेशन एक्ट को पिक्चर में क्यों लाया गया, कौन सी मैगजीन पे बेस्ड है. ठीक है? ओके. तो अब बात आ जाती है कि आगे क्या यार. पहले कुछ हिस्ट्री है क्या इसके पीछे. हिस्ट्री ये थी कि यार सबसे पहले स्मृतिज में मेंशन किया गया था 20 इयर्स का टाइम पीरियड, कि 20 इयर्स तक अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई और कब्जा करके बैठा है, ठीक है, एंड यू आर नॉट डिमांडिंग योर प्रॉपर्टी बैक, तो हम मानकर चलते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी यू डोंट नीड इट. ठीक है? हम ऐसा मानकर चलते हैं कि प्रॉपर्टी आपको अब चाहिए ही नहीं. ठीक है? तो पहला हमने देख लिया था कि यार लिमिटेशन एक्ट के कुछ कलर्स, कुछ ह्यूज एंड कुछ शेड्स हमें मिल रहे हैं हमारे स्मृतिज में, लेकिन कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है. लिमिटेशन वर्ड ही यूज नहीं है. लिमिटेशन वर्ड यूज हुआ ही नहीं, तो हम चाहते थे कोई ऐसा फिक्स्ड लॉ बना दिया जाए जिससे एक इंसान के हाथ बांध दिए जाए कि इतने टाइम के बाद तो देखो कोर्ट में आ नहीं पाओगे. तो हम हाथ बांधने के लिए वी वांटेड अ लॉ टू कम इनटू पिक्चर. ठीक है? और सवाल आ गया यार कि क्या ये लॉ जो हम पिक्चर में लाने वाले हैं, लिमिटेशन एक्ट, क्या ये क्रिमिनल लॉ पे भी लगता है, सिविल लॉ पे भी लगता है. ये है क्वेश्चन जिसका आपको प्री में क्वेश्चन आएगा, मेंस में आएगा, प्री में भी आएगा. ठीक है? सवाल था कि लिमिटेशन एक्ट जो कहता है कि यार देखो यू आर नॉट गोइंग टू कम टू द कोर्ट, क्या वो क्रिमिनल लॉ पे भी लगता है या क्या वो सिर्फ सिविल पे लगता है. व्हाट डू यू गाइस थिंक? यू थिंक ओनली सिविल? ओनली सिविल? ओनली सिविल? एनीबडी हु वांट्स टू से कि क्रिमिनल पे भी लगता है? इस सबके अकॉर्डिंग सिर्फ सिविल पे लगता है. सिविल? ऑलराइट. आप देखो, आपके घर पे चोरी हो गई है, ठीक है, और यू हैव बीन हर्ट, और देयर इज ग्रीवियस हर्ट, और देयर इज अ मर्डर, एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है? अगर हम आपके हाथ बांध दें कि यार इतने टाइम तक कोर्ट में नहीं जाना, इस टाइम के बाद कोर्ट में सपोजिबली नहीं जाना, ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज हम मानकर चलते हैं कि यार एक ऑफेंस जब क्रिमिनल नेचर का कोई ऑफेंस होता है तो वी बिलीव कि वो ऑफेंस जो हुआ है वो बंदे के अगेंस्ट नहीं, पूरी स्टेट के अगेंस्ट है. एक रॉन्ग हुआ, हम जानते सिविल रॉन्ग है. सिविल रॉन्ग हम मानते हैं कि सिविल रॉन्ग एक इंसान के अगेंस्ट होता है, एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल ऑफेंस, हम मानकर चलते हैं कि क्रिमिनल ऑफेंस हमेशा
पूरी स्टेट के अगेंस्ट माना जाता है, तभी तो स्टेट वर्सेस, ठीक है, दिस वर्सेस स्टेट। व्हाई? बिकॉज हम मानकर चलते हैं कि आपने कोई ऐसा ऑफेंस करा है जिसके लिए पूरी स्टेट इज शर्मसार है, ठीक है। नाउ स्टेट इज गोइंग टू टेक अ चार्ज एंड दे आर गोइंग टू प्ले अ रोल, ठीक है, कि वो आपकी हेल्प करे अब इसमें, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं अब इसमें, ठीक है। तो व्हेन इट लिमिटेशन एक्ट कम्स इनटू पिक्चर, लिमिटेशन, हमारा सीआरपीसी क्या कहता है? हमारा सीआरपीसी कहता है देखो, क्रिमिनल लॉ में जितना लिमिटेशन एक्ट लगना है ना, सीआरपीसी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूं, सीआरपीसी कह रहा है कि क्रिमिनल लॉ में जितना लिमिटेशन लगना है, सीआरपीसी कहता है मैं आपको दे दूंगा। मैं आपको कहां दूंगा? मैं आपको अपने चैप्टर नंबर 36, सीआरपीसी चैप्टर नंबर 36 में मैं आपको बता दूंगा कि लिमिटेशन के क्या प्रोविजंस मेरे ऊपर लगते हैं। सीआरपीसी ने बोला, क्रिमिनल लॉ ने बोला मेरे ऊपर लिमिटेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बड़ा ऑफेंस हूं, ऐसा ऑफेंस हूं जो जिसके लिए पूरी स्टेट शर्मसार है, इसलिए मेरे ऊपर लिमिटेशन एक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कितना लिमिटेशन मैं अपने ऊपर लगाना चाहता हूं मैं खुद डिसाइड कर रहा हूं, आई कैन डिसाइड फॉर माई सेल्फ, और मैं डिसाइड कर रहा हूं चैप्टर नंबर 36 सेक्शन नंबर 467, सेक्शन 467 टू 473 सीआरपीसी, यहां पे चल के आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्रिमिनल लॉ में लिमिटेशन किस हद तक लगता है और कहां लगना है, कितने साल का है, दैट्स इट। जब हम ये वाले प्रोविजंस पढ़ते हैं सीआरपीसी में, चैप्टर नंबर 36 एज आई ऑलरेडी मेंशन, तो विल रियलाइज कि यार एक चीज अलग है यहां पे। वो एक चीज अलग क्या है कि लिमिटेशन पीरियड क्रिमिनल लॉ में 3 साल से कम ऑफेंसेस के लिए दिया गया है, 3 साल से ज्यादा वाले ऑफेंसेस के लिए क्रिमिनल लॉ में भी, सीआरपीसी में भी लिमिटेशन एक्ट नहीं दिया गया। समझ आ रही है यहां तक? हमने बोला सीआरपीसी कहती है ऑफेंसेस के लिए, क्रिमिनल लॉ वाले चीजों के लिए मैं बताऊंगी, खुद भी 3 साल से ज्यादा वालों के लिए नहीं बता रही है। समझ आई बात? खुद भी 3 साल से ज्यादा वालों के लिए नहीं बता रही है। सवाल मन में आया व्हाई, कि हमने माना कि 3 साल से जो छोटे ऑफेंस है, 3 साल से कम सजा वाले ऑफेंसेस हैं, वो तो फिर भी यार थोड़ा सा इंसान को कह सकते हैं, रश कर सकते हैं कि तू जल्दी आ कोर्ट में, ठीक है। और 3 साल के बाद उसको जैसे पॉजिटिवली वहां पे ऐसा लिखा गया है, जब आप पढ़ोगे यू विल फाइंड आउट कि 1 साल से 1 साल तक की सजा वाले ऑफेंसेस के लिए टाइम पीरियड भी 1 साल है, 3 साल तक की सजा वाले ऑफेंसेस के लिए टाइम पीरियड भी 3 साल है, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा वाले ऑफेंसेस के लिए कोई टाइम पीरियड ही नहीं है। ऐसा हमने क्यों करा? बिकॉज वी वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। हम चाहते थे कि यार जो 3 साल से छोटा वाला ऑफेंस है, कम सजा वाला ऑफेंस है, इसका मतलब समझ तो आ रहा है यार ये ग्रीवस तो इतना होगा नहीं, ग्रीवस तो होगा नहीं, इसलिए उसका टाइम पीरियड लगा दिया कि भाई 3 साल की सजा थी तो 3 साल बहुत है ना यार कोर्ट में आने के लिए तेरे पास। यहां तक 3 साल तक की सजा थी अगर तेरे को होनी है उस इंसान को सामने, मतलब पॉजिटिवली मनवीत ने ऑफेंस करा मेरे अगेंस्ट, ठीक है। अगर मनवीत ने कोई ऑफेंस करा है मेरे अगेंस्ट, ठीक है, तो व्हाट वुड आई से, अगर वो ऑफेंस की सजा 3 साल तक है तो मनवीत यू हैव 3 years टू गो टू द कोर्ट, इफ यू डू नॉट गो टू द कोर्ट योर राइट इज वायलेटेड, राइट इज गॉन नाउ, ठीक है, राइट इज ओवर, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट अगेन। व्हाई? बिकॉज यार 3 साल तक तो सजा थी, पहले चली जाती यार, व्हाई वर यू स्लीपिंग ओवर योर राइट्स, ठीक है। लेकिन अगर यही सजा 10 साल की थी तो इंसान कभी भी कोर्ट में जाए, दैट इज इट। यहां तक समझ आया क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ का क्या फर्क है व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट? एवरीवन, शबनम, यू वांट टू आस्क मी समथिंग? एनीवन? गगन? अर्पण? अर्पित, यू वांट टू आस्क मी समथिंग कि क्लियर है यहां तक पीछे एवरीवन? ओके, नेक्स्ट अप, इसके केस लॉज क्या हैं और क्या क्या एक्सेप्शंस हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। दिस इज एन ओरिएंटेशन क्लास, दिस इज सपोज टू बी एन ओवरव्यू, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ्स एज ऑफ नाउ, ठीक है एवरीवन? परफेक्ट, ओके। नेक्स्ट सवाल आ जाता है यार हमारे पास कि यार दो टर्म्स हैं, एक है
एक है लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और एक है लॉ ऑफ लिमिटेशन। दो टर्म्स हैं, एक है लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और एक है लॉ ऑफ लिमिटेशन। आपको याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यार स्मृतिज क्या करते थे, स्मृतिज कुछ कहते थे लिमिटेशन के बारे में, बट लिमिटेशन वर्ड नहीं यूज करते थे। बताया था मैंने। वो क्या वर्ड यूज करते थे? वो प्रिस्क्रिप्शन नाम का एक वर्ड यूज करते थे स्मृतिज। स्मृतिज क्या कर रहे थे? लिमिटेशन वर्ड ना यूज करके एक वर्ड यूज कर रहे थे जिसका नाम था प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या? अब दो चीजें होती हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। आप मानोगे, यू वुड नॉट बिलीव, लास्ट हरियाणा का प्री का क्वेश्चन था ये, बहुत सारे स्टेट्स का मेंस का क्वेश्चन है ये आना ही आना है जो अभी हम करने समझने लगे हैं। ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट। आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू ग्रैब इट। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है इसका। आई विल गिव द स्टेटमेंट एज वेल। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग एज ऑफ नाउ। लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन कहता है कि यार देखो, अगर आप इतने टाइम तक कोर्ट में ना आए, तो क्या बोला था, 20 साल तक कोर्ट में ना आए तो आप कल को आ ही नहीं पाओगे, वो जमीन दूसरे की हो गई। यही बोला था, यही बताया था मैंने। स्मृति ने बोला अगर आप 20 साल तक कोर्ट में ना आए तो जमीन आपकी नहीं रही, किसी और की हो गई। ठीक है, अब एक होता है ये कि यार आप ना 20 साल तक कोर्ट में नहीं गए हो और बाद में 20 साल बाद उस बंदे पास जाते हो, उसको जाके बोलते हो यार मेरी जमीन दे दे वरना मैं कोर्ट में चली जाऊंगी। वो बोलता जा, 20 साल खत्म, तू कोर्ट में नहीं जा सकती है। मैंने बोला अच्छा चल मुझे बारो बारी दे दे। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं कि मुझे बारो बार दे दी जाए जमीन। ठीक है, अगर सोचो दो चीजें हो सकती हैं, एक होता है हमारा राइट, दो टर्म्स है ये, और एक होती है हमारी रेमेडी। एक होता है हमारा राइट, एक होती है रेमेडी। रेमेडी क्या है? लॉ में रेमेडी क्या है? कोर्ट में जाओ। लॉ में हर चीज जो आपकी वॉयलेट हो रही है उसकी रेमेडी क्या है? कि आप कोर्ट में जाओ और सूट फाइल कर दो। और राइट क्या है? हुआ क्या, मेरे पैसे वापस नहीं कर रही थी सपोजिबली मनवीत, मनवीत मेरे पैसे वापस नहीं कर रही थी, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मैं क्या करती हूँ, 3 साल तक मैं भी कोर्ट में नहीं जाती, ढीठ हूं। 3 साल का टाइम पीरियड था, लिमिटेशन पीरियड 3 इयर्स था, 3 इयर्स खत्म कर दिए मैंने, मैं कोर्ट में नहीं गई। अब क्या होता है, 3 साल बाद मैं मनवीत को कोर्ट के बाहर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मनवीत तेरे को जरूरत है, आई हेल्प यू, नाउ आई नीड देम। पहले मेरे पास मेरे को लगा था बथेरे, मैंने मांगे नहीं 3 साल, अब मुझे जरूरत है तो मुझे दे दे। मनवीत ने क्या करा, मनवीत ने मुझे वो पैसे वापस कर दिए कोर्ट के बाहर। मनवीत ने वो पैसे, क्योंकि कोर्ट में जाने का तो रास्ता बंद हो गया, 3 साल खत्म, रास्ता बंद, रोड ब्लॉक, रोड ब्लॉक हो गई, तो क्या मैं वो कभी पैसे वापस ले सकती हूँ? सवाल था। ये सारी चीजें ना, पूरा लिमिटेशन एक्ट इतना बड़ा इसीलिए क्योंकि ये चीज उसमें गेटेड है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, सफिशिएंट कॉज क्या होता है, आप गलत कोर्ट में चले गए, फलाना फलाना, हजार चीजें, सब चीज डील करेंगे। ठीक है, बेवजह। हाँ, 3 साल देखो, 3 साल खत्म हो गए, मैंने इनसे बाहर मांगे पैसे, उन्होंने मुझे बाहर पैसे दे दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वो पैसे जो मेरे थे उन पे मेरा राइट नहीं मर गया यार, राइट नहीं मरा, राइट अभी भी जिंदा है। इस हद तक जिंदा था कि मैं उससे कोर्ट के बाहर जाके चीज अपने नाम पे कर पाई। जो इस चीज को 3 साल बाद जब मैंने पैसे वापस मांगे और मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए, तो मैं मानकर चल रही हूं कि यार उस पैसे में मेरा हक नहीं भरा था, हक था, तभी वापस आ गए हैं। समझ आई बात? तभी वापस आ गए क्योंकि हक जिंदा था। अगर हक मर चुका होता तो पैसों पे तो वापस आते मेरे पास। बताओ, बताओ, नहीं आते ना। समझो, हमारा जो लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ला दिया गया था ना, जो स्मृति ने लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन नाम की एक चीज दे दी थी, उसमें क्या बोल दिया, उसमें स्मृति ने बोला कि यार देखो,
प्रिस्क्रिप्शन में एक इंसान का राइट और रेमेडी दोनों ही बार हो जाते हैं। लिमिटेशन लॉ ना एक हैवी सब्जेक्ट है, सिंपल। लिमिटेशन लॉ सच में हैवी सब्जेक्ट है, इट्स नॉट फन, नॉट फन एज इन नॉट इजी, टेक्निकल है। You have to be with me, be very very attentive. Whatever I'm going to say is definitely going to make sense if you are here on the same page with me. ठीक है, हर चीज सेंस बनाई जाएगी if you are going to be here with me, I repeat. ठीक है, be 100% attentive. ये लाइन समझ आई है, मैंने भी बोला है लास्ट लाइन। ये प्रिस्क्रिप्शन क्या कहता है, एक इंसान का राइट और रेमेडी दोनों मर जाती है यार, टाइम खत्म, राइट भी खत्म, रेमेडी भी खत्म। मतलब राइट खत्म, रेमेडी खत्म, मतलब मैं क्या मनवीत से कोर्ट से बाहर जाके भी पैसे नहीं मांग सकती थी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग तो ना। अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग चलती रहती तो मैं मनवीत से कोर्ट के बाहर जाके पैसे नहीं मांग सकती थी, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन ने बोल दिया यार आपका राइट भी खत्म है और आपकी रेमेडी भी खत्म है। Everyone, once all of you confirm, only then I will move ahead. Everyone. पक्का? Everyone? Right. आपको समझ आया? Everyone. ठीक है, ओके। अब आप एक चीज समझो, इसीलिए हमें लगा यार ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर सामने, क्योंकि देखो ना, एक इंसान का कर्जा चाहे वो दे नहीं रहा, उसके दिमाग में तो है, उसकी कॉन्शियस में तो फिट है कि पैसे मैंने दिए नहीं इस इंसान के, ठीक है, उसकी कॉन्शियस में वो चीज फिट है, सब कॉन्शियस में फिट है। तो हम चाहते हैं कि यार अगर वो कोर्ट से बाहर दे सकता है तो दे देना यार। हमारा मोटिव तो लिटिगेशन को खत्म करना था, ये मोटिव तो बिल्कुल नहीं था लिमिटेशन एक्ट का कि यार लोगों के हक मार लिए जाएं। हमारा मोटिव, इंटेंट बिहाइंड लिमिटेशन एक्ट वाज कि यार मैं चाहती हूं कि कोर्ट में ना हो यार, कोर्ट में बहुत रश है, ठीक है, एक टाइम के अंदर अंदर कोर्ट में आओ, अगर उस टाइम के अंदर कोर्ट में नहीं आ रहे हो तो कोर्ट के बाहर जाके अपने हक मतलब एक्सरसाइज करवा लो, अपनी चीज वापस ले लो। यहां तक ठीक है? इसीलिए लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो स्मृति में था, इसको काट के हम लेकर आए कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। पेपर में इसमें डिफरेंस आता है, ठीक है, कि लिमिटेशन और प्रिस्क्रिप्शन में फर्क क्या है यार। यहां तक समझ आया? लिमिटेशन और प्रिस्क्रिप्शन में फर्क समझ आया? लिमिटेशन कहता है कोर्ट से बाहर जाकर पैसे ले सकते हो, कोर्ट में आने का रास्ता बंद है, ये कहते दोनों चीजें बंद है, बाहर भी नहीं ले सकते। बाहर मनवीत के पास जाऊंगी, मनवीत मुझे कहेगी शट अप, है ना, बाहर भी नहीं ले सकती, अंदर आके भी नहीं ले सकती, यार ये तो बात गलत हो गई। लेकिन अब मेरा सवाल उठा है कि क्या यार, क्या प्रिस्क्रिप्शन के छींटे अभी भी लॉ में, लिमिटेशन एक्ट के बेयर एक्ट में कहीं पे इसके छींटे दिखते हैं? अभी तो इसको काट के हमने ये लाए हैं, अभी मैंने बताया इसको हमारे को पसंद नहीं खास आ रहा था, हम इसको काट के ये उठा के ले आए हैं। क्या इसके कुछ ह्यूज, इसके कुछ शेड्स क्या अभी भी अवेलेबल हैं हमारे लिमिटेशन एक्ट में? द आंसर इज यस, ठीक है। वो कौन कौन सी जगह पे है वो हम आगे चले देखेंगे, नॉट नाउ, ठीक है। बस मैंने आपको बता दिया कि कुछ जगह पे आ जाके कहोगे मैम ये तो वही बात कर दी यार आपने, फिर मैं कहूंगी मैंने बताया तो था कि है चीटे, ठीक है, यहां तक ठीक है एवरीवन? ऑल राइट, ओके। एक ना क्वेश्चन लिख ही लो ये वाला, जो आपको याद ही करना है, मतलब जो मैं समझाऊंगी, डिक्टेशन भी दूंगी। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया मेंस में आता है। आपको डू यू वांट मी टू टर्न ऑन पीछे वाली लाइट्स? कर दूं? टू वी डू दैट बाय द वे? कहां से होती है? हाँ जी, ओके। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। लिमिटेशन बार्स रेमेडी, limitation bars remedy but does not destroy rights. Limitation bars remedy but does not destroy rights. Explain. ठीक है, एक टेक्निकल सी चीज समझा दूं, समझ पाओगे सारे?
टेक्निकल चीज समझाने लगी हूं। इस क्वेश्चन के साथ ना एक और क्वेश्चन जोड़ के आता है, एक और क्वेश्चन जोड़ के आता है कि यार इसको क्रिटिकली एनालाइज करो विद रिगार्ड्स टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका क्वेश्चन जो है, ये स्टेटमेंट आ गई, साथ में लिख देंगे क्रिटिकली एनालाइज विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब अगर हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्या चीज पूछ रहे हैं ये नहीं समझ आई होगी, तो डेफिनेटली हम इसे क्रिटिकल एनालिसिस तो क्या ही करेंगे। तो डू यू वांट, अभी के लिए डू यू वांट मी टू गो टू आईसीए, समझ पाओगे? अभी के लिए बता दो मुझे कि डू यू वांट मी टू जस्ट होल्ड इट ऑन एंड डू इट ऑन द नेक्स्ट क्लासेस, कुछ और इजी कराऊं? बताओ, व्हाटएवर सूट्स यू, व्हाटएवर मेक्स सेंस टू यू, आई एम अप। एक्सप्लेन कर दूं? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, परफेक्ट। आ जाइए फिर। आप एक चीज समझो, अगर आपको याद हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थोड़ा सा हिंट मैं आपको देती हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने देख लिया कि यार हर कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हो, उसके बदले एक कंसिडरेशन सेट है ना? एक कंसिडरेशन सेट है। कंसिडरेशन होती क्या है? वो सारा कुछ आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते ही हैं यार। मैं आपको एक हाथ दे रहा हूं कुछ, आप मुझे उसके बदले क्या दे रहे हो? कंसिडरेशन यार, है ना? पॉइंट ये है, हुआ क्या, आप मेरे पास आए और आपने मुझे बोला मैम मुझे हरियाणा प्रीलिम्स की तैयारी करवा दी जाए। मैंने आपको हरियाणा प्रीलिमिनरी की तैयारी करवा दी, ठीक है? आप मुझे बिना पैसे दिए भाग गए और आपका प्रीलिमिनरी निकल गया। यू वर एबल टू क्लियर इट। आप मुझे बिना पैसे दिए भाग गए थे, ठीक है? सपोजिवली टाइम पीरियड था 3 मंथ्स पैसे लेने का। मैं कोर्ट में नहीं गई, मुझे लगा कोई बात नहीं यार, एक ही बच्चा। 3 महीने पैसे नहीं दिए, ना ही मैं कोर्ट में गई मांगने, और 3 महीने का टाइम पीरियड था, लिमिटेशन खत्म हो गया। अब क्या? अब मुझे इतना तो पता लग गया, कोर्ट तो मेरे लिए दरवाजे खोलेगा नहीं, 3 महीने हो गए खत्म। अब मेरे पास सपोजिवली अनाहित आती है और बोलती है मैम मेंस की तैयारी करवाना। मैंने अनाहित को बोला अनाहित एक काम करो, पहले प्री के पैसे दो, ठीक है? मेंस की तैयारी तब करवाऊंगी जब मुझे आप प्री के पैसे दोगे। तो मैंने क्या करा टेक्निकली, मैंने नए कॉन्ट्रैक्ट में, नया कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? मेंस का नया कॉन्ट्रैक्ट। मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट में पुराने पैसे, मतलब एक, अब देखो एक चीज समझना, जो पुरानी कंसिडरेशन थी, सपोजिवली प्री की तैयारी के लिए आई वाज चार्जिंग 5,000 रुपीज फॉर प्री, एंड मेंस के लिए आई एम चार्जिंग 10K से। तो ये वाले 5K आपने मुझे नहीं दिए, नया कॉन्ट्रैक्ट इस चीज का होना चाहिए। बट मैंने क्या करा, मैंने नया कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया मेंस का, मैंने बना दिया यार पुराने 5 प्लस नए 10। तो एक ऐसा डेट अनाहित के ऊपर जो था, वो अब कौन सा डेट बन गया था? उसने शक्ल बदल के बना ली थी टाइम बार्ड डेट की। टाइम बार्ड डेट की शक्ल बना ली थी। मेरा क्या मतलब है? टाइम खत्म तो टाइम बार्ड हो गया, बात खत्म। 3 महीने का टाइम था मेरे पास, 3 महीने में कोर्ट में नहीं गई, तो मेरा डेट कौन सा हो गया? टाइम बार्ड डेट। सिंपल टाइम बार्ड डेट का मतलब क्लियर है? सेक्शन 25 आईसीए के अकॉर्डिंग में बता रही हूं मैं सारा कुछ। ये सारा कुछ जो बता रही हूँ सेक्शन 25 आईसीए के अकॉर्डिंग में बता रही हूं, ठीक है? हुआ क्या, अब मैंने क्या करा, टाइम बार्ड डेट को मैंने वैलिड कंसिडरेशन बना लिया है। सवाल आया कि यार देखो, आईसीए कहता है कि मेरी बात सुनो यार, तुम लोग पागल हो, ठीक है? ये क्लैश क्यों कर रहे हो लिमिटेशन एक्ट और आईसीए में? लिमिटेशन एक्ट ने बोल दिया पुरानी चीज को कोर्ट में जाके मांग नहीं सकते, यही बोला। लिमिटेशन एक्ट ने बोल दिया पुरानी चीज को कोर्ट में जाके नहीं मांग सकते हो। लेकिन अब आईसीए में क्या कर रहे हैं, आईसीए ने बोल दिया यार पुराने पैसों को, टाइम बार्ड डेट को वैलिड कंसिडरेशन बनाया जा सकता है। वैलिड कंसिडरेशन बनाया जा सकता है मतलब नए कॉन्ट्रैक्ट में 15,000 का कॉन्ट्रैक्ट में कर पाऊंगी, पुराने पैसों का कॉन्ट्रैक्ट भी मैं टाइम बार्ड डेट को भी इसमें ऐड कर पाऊंगी फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। यू गेट इट? तो बातें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगी। लिमिटेशन एक्ट ने बोला था कि टाइम के बाद मेरे पास मत आना, टाइम खत्म, गेट लॉस्ट।
यही बोला था, टाइम खत्म, गेट लॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या बोल दिया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोल दिया कि यार देखो, पुराने पैसों को भी ना वैलिड कंसिडरेशन बना सकते हो, कोई बात नहीं है। यार ये तो क्या ही कर रहे हो यार तुम, ठीक है। अब हुआ क्या, अब चीज समझना आ गई, स्टोरी की तरह याद रखना, ये एग्जाम्पल हमेशा याद रहेगा। सुनो, अब अगर मुझे अनाहित 15,000 रुपए नहीं देती फॉर मेंस, मेंस की तैयारी भी करती है फिर पैसे नहीं देती, ठीक है, 15,000 इकट्ठे हो चुके हैं। अब मैं क्या करती हूँ, 3 महीने के अंदर अंदर, नेक्स्ट 3 मंथ्स, मेंस के बाद वाले जो 3 महीने थे, उसमें मैं कोर्ट में जाती हूँ और कोर्ट में जाके बोलती हूँ, सर प्लीज मुझे अनाहित से 15,000 कॉन्ट्रैक्ट वाले, जो कॉन्ट्रैक्ट था हमारा तैयारी का, उस बेसिस के मुझे 15,000 दिलवाए जाए। क्या कोर्ट ये बोल सकता है कि यार श्रद्धा, पहले 5,000 वाला तो तेरे लिए दरवाजा बंद है? नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे को क्या बोला गया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कि यार टाइम बार्ड डेट इज ऑल्सो अ वैलिड कंसिडरेशन। अब आप एक चीज समझो, ये एक्सेप्शन कैसे बन रही है पूरी गेम की। एक तरफ हमने बोल दिया पुराने पैसे मांगने कोर्ट में नहीं जाओगे, लेकिन अगर पुराने पैसों को वैलिड कंसिडरेशन बना लिया है तो पुराने पैसे मांगने कोर्ट में जा सकोगे। यही हुआ ना मतलब। अब हम वो 5,000 भी 15,000 के साथ कोर्ट में मांगने जा रहे हैं और कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा, दे देगा। 25 क्लॉज 3 टाइम बाय डेट। एवरीवन मुझे बताओ, समझ आई ये बात? समझ आई टसल क्या थी, लड़ाई क्या थी, क्यों हम इनको कॉमन ग्राउंड पे लाना हमने जरूरी समझा? इसके लिए जितने भी केस लॉज है, जो भी चीजें हैं, जो भी डिक्टेशन है, गिव यू ऑल। आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट टुडे, दैट इज इट। ठीक है, पूछ लो किसी से भी यहां तक, ये बता दो मुझे, यहां तक समझ आया हुआ है आपको? आपका नाम क्या है? आपने मुझसे सवाल पूछा था, आपका नाम? आयुष, समझ आया जैसे यहां तक पक्का? आपका नाम भूल गई? आपका नाम, अच्छा आप भी लेट आए ना? आपका नाम? मिताली, समझ आया रचे? ठीक है, अमन जी, बाकी एवरीवन एल्स? ऑल राइट, ठीक है, ओके। तो हमने जान लिया कि यार कुछ एक्सेप्शंस भी रहेंगी लिमिटेशन एक्ट की, ऐसा नहीं है लिमिटेशन एक्ट एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट, तो देखो नहीं कह सकते इसे, कुछ लीकेजेस तो हैं, वो लीकेजेस एक तो हमने देख लिए। नेक्स्ट वी मूव अहेड टू वन मोर थिंग। दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है पीरियड ऑफ लिमिटेशन और दूसरा वर्ड है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। एक वर्ड है पीरियड ऑफ लिमिटेशन और एक वर्ड है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। हमारे पास ना बेयर एक्ट में ना, पीछे जब आप बेयर एक्ट देखोगे, एक शेड्यूल दिया गया है, लिखा गया है कितनी सारी आर्टिकल्स लिखे गए हैं और लिखा गया है 3 years 12 years 30 years 3 months एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ लिखा गया शेड्यूल में। ये देखो पीछे जाके, ये देख लो, 60 days 30 days एटसेट्रा दिख रहा है सबको? अपने बैरक्स में आप लोग जरूर देखना। तो हुआ क्या, हमने बोल दिया कि यार जो चीज पीछे लिखी गई है, जो शेड्यूल में दिया गया है, वो है हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन। फिर मैंने बोला यार ये क्या चीज है, फिर शेड्यूल में दिया गया कहते वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, फिर आप हर जगह प्रेस्क्राइब्ड पीरियड यूज कर देते हो। ये मेरा सवाल था। सवाल का जवाब देने के लिए लेट अस गो टू अ जर्नी ऑफ रेस्ट ऑफ द सेक्शंस। रेस्ट ऑफ द सेक्शंस कैसे? आई वॉज इग्नोरेंट सर, मुझे पता ही नहीं है, आई एम अनएजुकेटेड सर, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था दैट आई हैड टू कम टू द कोर्ट विद इन दिस टाइम। इलिटरेसी सर, आई एम सो पुअर, ठीक है, ना ही मेरे एडवोकेट ने मुझे गाइड किया सर। कोर्ट को लगता है हाँ सफिशिएंट कॉज तो लग रहा है। सर आई वाज severely ill, I was bedridden sir, I could not come to the court.
सर आई एम अ पर्दा नशी वुमेन, मुझे पर्दा में ही रहना होता है, आई कांट गो आउट सर. सर माई प्लीडर वॉज वेरी सिक. सर वो बंदा मेरा एडवोकेट बीमार है, मैं कहां से कोर्ट में आ जाऊं, मुझे तो कुछ पता नहीं है. ठीक है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एनीथिंग. सफिशिएंट कॉज नाम की जो बला है ना, एक ऐसा वर्ड है सफिशिएंट कॉज विच कवर्स विद इन इट्स एम्बिट्स ऐसी चीजें जो हम सोच भी नहीं सकते. व्हाई? बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन विम्स एंड फैंसीज ऑफ अ जज कि उसको क्या लगता है सफिशिएंट कॉज क्या है. हर किसी का दिमाग अलग चल रहा है. आपके एक्सपीरियंसेस में भी आपको डिफाइन करे कि यार ये क्या बात है, भारी तो था, आ जाते. गेट इट? तो सफिशिएंट कॉज की एक रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन कभी बनी नहीं पाएगी. ठीक है? No matter how hard you try, you will never be able to decipher as to what is the most appropriate definition for the word sufficient cause. एक तो हो गया sufficient cause. सर मैंने कोर्ट में आना था, लास्ट डे छुट्टी थी सर, मेरे पास 30 डेज का टाइम पीरियड था, 30th डे छुट्टी निकली, संडे निकला आपका. ठीक है, अब मेरी थोड़ी गलती है, मेरे को तो 30 डेज दिए थे, मैं गिने थोड़ी बैठूंगी कि लास्ट डे क्या बढ़ रहा है मेरा. मैं तो आ जाना था कोर्ट में सर, लास्ट दिन छुट्टी निकली, अब मुझे दो एक्सटेंशन, एक दिन एक्स्ट्रा दो, दिन छुट्टी थी एक्स्ट्रा दो. हो सकता है सर मैं ना गलती से गलत कोर्ट में चली गई थी. ठीक है, ठीक है, इन गुड फेथ, द ड्यू डिलिजेंस, सर मैं गलत कोर्ट में चली गई थी. नेक्स्ट, सर डिक्री की कॉपी नहीं आई, मैं अपील कैसे करती? मेरी गलती नहीं है सर, मेरा टाइम पीरियड खत्म हो गया जब तक डिक्री की कॉपी आई. तो ये बात तो गलत है कि मुझे अपील में जाने नहीं दे रहे आप. नेक्स्ट, सर मैंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करने के लिए मुझे नोटिस भेजना पड़ता है उनको पहले. मैंने उनको नोटिस भेज रखा था, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया सर, इतना टाइम हो गया. मेरी कहां गलती है, मैंने तो नोटिस भेज रखा है सर, तो मेरा टाइम पीरियड खत्म कर दिया आपने. यू अंडरस्टैंड? ऐसे कितने रीजंस होंगे जिसके लिए हमें ऐसा लगेगा कि यार ये तो ज्यादती हो गई, अगर इस इंसान को कोर्ट में ना जाने दिया जाएगा तो ज्यादती है. क्यों ज्यादती है, क्यों गलत हो जाएगा ये? इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि हम उस इंसान की यहां पे गलती ही नहीं है. वी आर पनिशिंग योर इंडोलेंसी, वी आर पनिशिंग योर लेजीनेस, योर स्लैकनेस. नॉट लेजी. If you were active but the circumstances were so that you could not come to the court, then definitely we are going to give you a leverage. वो लेवरेज किस फॉर्म में देंगे? वो लेवरेज हम देते हैं एक्सटेंशंस की फॉर्म में एंड एक्सेप्शंस की फॉर्म में. जनरल रूल जो है वो सेक्शन 3 में दे दिया जाएगा सबको. जनरल रूल सेक्शन 3 में देके बोल देंगे भाई ये जाओ अब. ठीक है, सेक्शन 3 में जनरल रूल देके बोल देंगे कि जाओ, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद कोर्ट में मत आना. मेरा मन में सवाल आया, ये भी पी का पेट क्वेश्चन है, बताऊंगी कैसे आता है, किस फॉर्म में आता है. प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद कोर्ट में मत आना. मैंने बोला यार लिमिटेशन पीरियड के बाद नहीं जाते थे, आपने बोला नहीं यार प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद नहीं आना. मैंने पूछा प्रेस्क्राइब पीरियड है क्या? मुझे तो आज तक ये समझ कि लिमिटेशन के बाद नहीं जाना कोर्ट में. अब आप नया वर्ड लेके बोले जा रहे हो प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद नहीं आना कोर्ट में. तो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है क्या? प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इज इक्वल्स टू, ये देखो, अगर मैं इसको एक फॉर्मूले की तरह डील करूं तो मैं बोलूंगी यार प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इज इक्वल्स टू पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्लस द एक्सटेंशंस. कौन सी एक्सटेंशन? जो सेक्शन 4 से लेके 24 तक दी गई हैं. लिमिटेशन का पीरियड जो पीछे दिया गया है, तो कहां पे दिया गया है? शेड्यूल में दिया गया है. उसमें जब मैं एक्सटेंशंस ऐड कर दूंगी, सेक्शन 4 से 24 वाली एक्सटेंशंस ऐड कर दूंगी, तो वो मिला के बन जाएगा मेरा प्रेस्क्राइब्ड पीरियड. फॉर एग्जांपल 30 डेज पीछे लिखे गए थे, लास्ट वाले दोनों दिन सैटरडे संडे की छुट्टी. ठीक है, 30 डेज पीछे लेके गए थे, 28 डेज हुए, लास्ट वाले दोनों दिन सैटरडे संडे आ गया, 2 दिन की छुट्टी हो गई. मैं कोर्ट में गई, मैंने कहा सर मुझे सेक्शन 4 में जाके रिलैक्सेशंस, इसको एक्सटेंशंस लिख लो या रिलैक्सेशंस लिख लो, वन एंड द सेम थिंग.
रिलैक्सेशन प्लस एक्सटेंशन लिख लो जाए. ओके. मैंने बोला सर लास्ट दिन छुट्टी थी 2 दिन, उसका क्या करूं सर? कोर्ट ने बोला अच्छा रुक जा, ये 2 दिन और एक्स्ट्रा करो सर, इसके 30 डेज थे पहले, 2 दिन की छुट्टी आ गई लास्ट वाले 2 दिन की, तो एक काम करो 2 दिन और दे दो, ठीक है 32 डेज हो जाएंगे टोटल, पर 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए ना. तो ये 30 डेज मेरा क्या था? पीरियड ऑफ लिमिटेशन. और 32 डेज मेरा क्या हो गया? This is what prescribed period is. This is the difference between limitation period and prescribed period. Everyone. कोई डाउट है? पक्का? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद ही मैं आगे चलूंगी. क्लियर आपको? ठीक है, ऑलराइट. ठीक है, नेक्स्ट सवाल आया, क्या पार्टीज अपनी मर्जी से लिमिटेशन पीरियड को कम कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, इज द क्वेश्चन. क्या पार्टीज विद म्यूचुअल कंसेंट लिमिटेशन पीरियड को कम कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं? व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या पार्टीज अपनी मर्जी से लिमिटेशन पीरियड को कम कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं? क्या कर सकती हैं अगर कर सकती हैं तो? अमन जी यस, दोनों कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है. बढ़ा सकती हैं, ठीक है. मनवीत व्हाट डू यू थिंक? बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं? रिद्धिमा बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, दोनों कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं. सिमरन आपका नाम भूल गई. अच्छा हाँ जी, क्या कर सकते हैं लिमिटेशन? दोनों कर सकते हैं, कोई भी नहीं. कर सकते हैं दोनों, बढ़ा सकते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कम कर सकते हैं. अच्छा, हुआ क्या, हमें ना ये चीज समझने के लिए मुझे लगा कि यार मैं ना एक बार सेक्शन 23, 23 एंड 28 ऑफ आईसीए पे नजर मारा हूं. सेक्शन 23 और सेक्शन 28 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे मैं नजर मारा हूं यार, ताकि मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. फॉर दैट मैटर मैंने जाके देखा कि अगर दो पार्टीज म्यूचुअली अपना टाइम पीरियड बढ़ाते हैं तो हम मानते हैं कि यार सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोलता है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाना. 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोलता है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाना. पब्लिक पॉलिसी क्या है जो हम दे रहे? लॉज ऑफ पब्लिक पॉलिसीज यार. तो एनी कॉन्ट्रैक्ट which is in violation of public policies is not a valid contract. मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर भी लेते हो ना यार कि नहीं यार कम टाइम पीरियड कम करो, लॉ कहता है नहीं. याद ये ठीक है, तो लॉ कहता है ये वायलेशन हो गई है पब्लिक पॉलिसी की. ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाके बनाओगे हम तो वो उसको एग्जिस्ट ही नहीं करने देंगे. जो टाइम पीरियड दिया गया है आप उससे कम कैसे कर रहे हो? या बढ़ा के सपोज बढ़ाने की बात ले लो, अब बढ़ा कैसे रहे हो आप? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो टेक्निकली यहां से समझ आ गई यार कम भी नहीं कर रहे यार, बढ़ा भी नहीं सकते, क्या कर रहे हैं यार ये. हम सेक्शन 28 पे आ गए. सेक्शन 28 ने क्या बोल दिया आईसीए के? सेक्शन 28 ने बोल दिया रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. मैंने बोला अनीता यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट. वैसे तो तुम्हारा टाइम 3 साल का है बट तुमने 1 साल बाद नहीं जाना. अनीता और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है. मैंने बोला अनीता को अगर मैं ब्रीच कर दूंगी ना यार, वैसे तो 3 साल का टाइम पीरियड है लॉ के अकॉर्डिंग, बट हमारा 1 साल का है म्यूचुअली. अनीता बोलती है ओके आई विल नॉट गो टू द कोर्ट आफ्टर 1 ईयर. लॉ कहता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है
क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन द रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इज वॉइड। समझ आई बात? एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन द रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इज वॉइड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो गया यार। तुम है तो तुम्हारे पास इतना, बट इतने में चले जाओ, और अगर हम बढ़ाते हैं तो सेक्शन 23 में पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो गया। टेक्निकली हमें समझ आ जानी चाहिए कि हम तो इससे पंगा नहीं ले सकते। ऐसे तो कोई भी अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्वीट विल टाइम पीरियड चेंज ही करे जाएगा यार। कोर्ट्स ये डिसाइड करती रहेंगी। व्हाट हैज बीन दिस लॉ मेड फॉर देम? गेट इट एवरीवन? ठीक है, it has to be interpreted strictly. Liberal interpretation of this act is not to be done, everyone. Is it fine? All right. Okay. हाईएस्ट लिमिटेशन पीरियड और लोएस्ट लिमिटेशन पीरियड की अगर बात आती है तो मुझे लगता है कि यार लिमिटेशन एक्ट में हाईएस्ट लिमिटेशन पीरियड कितना है? आई विल टेल यू द पैटर्न की यार हाईएस्ट 30 साल है। 30 इयर्स इज द हाईएस्ट लिमिटेशन पीरियड। मैंने अपनी जमीन गिरवी रखी थी, अब वो जमीन मुझे वापस चाहिए। आई हैव गिवन द मनी, नाउ आई वांट टू रिडीम दैट प्रॉपर्टी जो मैंने गिरवी रखी थी। रिडेम्पशन। अब रिडेम्पशन के लिए लॉ कहता है आपकी जमीन थी, हम आपको दिलवा देंगे, 30 साल का टाइम पीरियड, जब मर्जी चल जाना कोर्ट में, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो कई चीजें ऐसी आपको बताऊंगी जिनमें 30 साल तक का टाइम पीरियड दिया गया। 30 इयर्स इज टू बिग ए टाइम पीरियड, बट दिया गया। और आपको प्री में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लोएस्ट टाइम पीरियड गिवन इन द शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट? 30 डेज। नेहा क्या बोला? नेहा क्या बोला आपने? बैरक्स है, आर्टिकल 118 निकालना शेड्यूल का। आर्टिकल नंबर 118, 10 डेज। 10 दिन भी लिमिटेशन पीरियड है यार। कैन यू बिलीव इट? टू शॉर्ट, बट ठीक है एवरीवन। 10 दिन भी लिमिटेशन पीरियड है। तो प्री में क्वेश्चन आता है, सबको नहीं पता हो क्योंकि एक ही आर्टिकल बैठा है जरा छोटा सा 10 दिन वाला। 30 डेज ही सबको पता होता है, तो आपको याद रखना है, आपको 10 डेज के साथ जाना है। लोएस्ट टाइम पीरियड अवेलेबल इन लिमिटेशन एक्ट का शेड्यूल इज 10 डेज एंड हाईएस्ट इज 30 इयर्स। एवरीवन, अब आ जाती है एक और चीज। तीन टर्म्स आ गई हैं, सूट, अपील, एप्लीकेशन। जब मैं आपको डेफिनेशन क्लॉज पे लेकर जाऊंगी ना, पर से प्रॉपर वाला डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन नंबर 2 पे, तब मैं आपको जाके दिखाऊंगी कि यार एप्लीकेशन को अलग से डिफाइन किया गया है, अपील को अलग से डिफाइन किया गया है, सूट को अलग से डिफाइन किया गया है। ये तीन चीजें है क्या, ये हम अभी 1 मिनट में डिस्कस करने लगे। ठीक है, एप्लीकेशन आप स्कूल में, कॉलेज में, काम पे, हर जगह अप्लाई करते हैं। तो वो नॉर्मल कोई भी रिक्वेस्ट इज एन एप्लीकेशन। नॉर्मल रिक्वेस्ट टू डू समथिंग, टू सीक अ फेवर फ्रॉम समवन इज एन एप्लीकेशन। ठीक है, अब एक और टर्म मैं यहीं पे इंट्रोड्यूस करने लगी हूं, बी केयरफुल। द टर्म दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस हियर इज पिटिशन। डिवोर्स की पिटिशन, आरसीआर पिटिशन, मेंटेनेंस पिटिशन, व्हाई नॉट
application for divorce. Why not application for RCR? Why? Let us understand how this happens. हुआ क्या? As I already mentioned, application is applying for anything in the world is an application. But application एक umbrella है. उस umbrella के अंदर एक हिस्सा, ठीक है, उस जीनस की एक स्पीशी बन जाएगी पिटिशन. कैसे? जब आप कोर्ट में प्रेयर करते हैं किसी चीज के लिए तो वो फॉर्म ले लेती है एक पिटिशन का. ठीक है, वो कैसे कैसे फॉर्म लेती है सीपीसी में जाके देखते हैं. ठीक है, कुछ रूल्स को फॉलो करती है जब एक एप्लीकेशन और प्रेयर करती है कोर्ट को तो वो एप्लीकेशन ही रूप ले लेती है पिटिशन का. टेक्निकली क्या मैं ये बोल दूं तो सही होगा कि एवरी पिटिशन इज एन एप्लीकेशन बट एवरी एप्लीकेशन इज नॉट अ पिटिशन. बताओ सही है कि गलत? आई रिपीट, एवरी पिटिशन इज एन एप्लीकेशन बट एवरी एप्लीकेशन इज नॉट अ पिटिशन. सही बोल रही हो गलत बोल रही हूं? मेक सेंस? ये अम्ब्रेला के अंदर जो बैठा है, ठीक है, वो एप्लीकेशन अम्ब्रेला है. ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर तो आ ही रहा है पिटिशन, लेकिन क्या हर पिटिशन, क्या हर एप्लीकेशन पिटिशन है? नहीं यार, एप्लीकेशन कुछ रूल्स फॉलो करेगी तो पिटिशन बनेगी, और नहीं रूल्स फॉलो करेगी तो एप्लीकेशन बनी रह गई है. ठीक है, तक डन? ठीक है, आ जाओ आगे. अब बारी आ गई, अब मैं जब आपको डेफिनेशन क्लॉज कराऊंगी आपके लिए आसान रहेगा. वाई? बिकॉज मैंने वहां पे ये भी कराना है, ये भी कराना है और वो दोनों भी कराने हैं. ठीक है, डिक्लेरेशंस के साथ दूंगी मैं सब. नेक्स्ट सवाल आ गया, सूट ले लेते हैं. चलो सूट. सूट को लेके ना देयर हैज ऑलवेज बीन अ डिकोटमी ऑफ ओपिनियन एज टू व्हाट एग्जैक्टली इज अ सूट. देयर हैज ऑलवेज बीन डिकोटमी ऑफ ओपिनियन एज टू व्हाट एग्जैक्टली इज अ सूट. ठीक है, अब ना इस सूट को डिफाइन करने के लिए वी हैव अ लैंडमार्क जजमेंट विच वी यूज एवरीवेयर, चाहे वो सीपीसी हो, चाहे वो लिमिटेशन एक्ट हो, जहां पे भी हमें सूट को डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी हम एक केस लॉ पिक्चर में ले आएंगे विच इज हंसराज गुप्ता केस. ठीक है, हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स. I'm going to write it on the board. Official liquidators of Dehradun Mussoorie Electronic Tramways Company Limited. It is Tramways, TRA. ये एक ऐसा जजमेंट है व्हेन इट कम्स टू सूट जिसने यार सूट के बाइफर्केशन करके एसेंशियल्स को बाइफर्केट करके बताया कि यार एक सूट के फलाने फलाने एसेंशियल्स हैं और मैं आपको देने लगा हूं. और वो क्या एसेंशियल्स हैं, एक सूट सूट कब होता है, इन्होंने बोल दिया देखो एक सूट सूट कब होगा जब पहला उसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन होगा. कॉज ऑफ एक्शन होगा से क्या मतलब है? कॉज ऑफ एक्शन इज बेसिकली, अच्छा मतलब बताओ कॉज ऑफ एक्शन का कोई एनीवन? व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉज ऑफ एक्शन? एनीवन? ब्रीच हुआ फिर राइट टू गो टू द कोर्ट.
मैं अगर देसी भाषा में कॉज ऑफ एक्शन को समझाऊं तो मैं कहूंगी यार देखो, एक राइट था, राइट हो गया जी इन्फ्रिंज, नाउ जाओ, नाउ यू कैन गो टू द कोर्ट, दिस अ कॉज ऑफ एक्शन हैज अ आपके घर में रोज घुस के आपको गाली निकालती हूँ, बोलती हूँ घर से बाहर निकाल दूंगी, एवरी डे कम टू योर हाउस एंड आई स्पॉइल योर मेंटल पीस, एवरीथिंग आई एम रूइनिंग इट फॉर यू, ठीक है, आपका क्या कॉज ऑफ एक्शन राइज हो गया, आप कहोगे हाँ यार आई हैड अ राइट टू लिव पीसफुली, और वो वॉयलेट हो रहा है, गेट इट, यू हैड अ राइट टू लिव पीसफुली और वो राइट वॉयलेट हो रहा है, तो क्या कॉज ऑफ एक्शन राइज हो गया, यस, दिस इज व्हाट कॉज ऑफ एक्शन इज, the first essential of a suit is that there has to be a cause of action. Cause of action, according to Bloom Decors, we have Sonia Gandhi versus Harishankar Jain. We have various case laws जो कहते हैं कि यार cause of action basically is nothing less than a bundle of facts. ऐसे facts which force you to go to the court to seek remedy from the court. ठीक है everyone? ठीक है? First essential cause of action done. सूट का essential clear है? सेकेंड एसेंशियल, ये तो हो गया फर्स्ट एसेंशियल, सेकेंड एसेंशियल, टू अपोजिंग पार्टीज, भाई ऑब्वियसली फॉर अ सूट देयर हैज टू बी दिस, दो लोग लड़ रहे हैं, होने चाहिए, ठीक है, थर्ड देयर हैज टू बी अ डिस्प्यूट, भाई दो लोग हैं उनके बीच कलेश, ना कलेश नहीं है तो फिर कोर्ट में क्यों आए हो, कलेश होना चाहिए, ठीक है, आगे चले, लास्ट एसेंशियल जो उन्होंने बोल दिया, डिमांड फॉर रिलीफ, उन्होंने बोल दिया इस केस में कि एक सूट को सूट कहलाने के लिए पहले तो चार चीजें चेक कर लेना, एक कॉज ऑफ एक्शन है क्या, दो अपोजिंग पार्टीज हैं, पार्टीज में डिस्प्यूट है और क्या वो डिमांड कर रही है रिलीफ, दैट्स इट, ये चार एसेंशियल्स, मेजर एसेंशियल्स है व्हेन इट कम्स टू हंसराज गुप्ता केस, ठीक है एवरीवन। अब आप एक चीज समझो, जब हम सीपीसी पढ़ते हैं ना, सीपीसी में ना एक टर्म आती है, सीपीसी में जब टर्म यूज होती है सूट, तो हम सीपीसी के सूट को मानकर चलते हैं यार पक्का इसमें अपील भी इंक्लूडेड है, आप सूट के आप बोलो ना दीज आर द रूल्स फॉर फाइलिंग अ सूट, ठीक है, दूसरा बंदा सोचेगा पक्का अपील के लिए भी यही होंगे, देयर हैज नॉट बीन डन अ प्रॉपर बाइफर्केशन बिटवीन अ सूट एंड अपील इन सीपीसी, तो जनरली सीपीसी में जब पढ़ते हो ना यार, मैं कहती हूँ यार सूट और अपील एक ही बात होगी, रूल्स तो सेम ही होंगे एटलीस्ट, कोई बात नहीं है, ठीक है, आप सोच सकते हो कि सूट में अपील आती है सीपीसी में, लेकिन हमारे पास ये बात कही गई थी, हमारे पास एक केस था एन छेतियर वर्सेस एस छेतियर, केस लॉस के इयर्स नहीं याद है, आई गिव इट टू यू वेन एवर रिक्वायर्ड, एन छेतियर वर्सेस सुब्रमण्यम छेतियर इट वाज आई थिंक, हुआ क्या, इस केस में बोल दिया गया सीपीसी में सूट इंक्लूड्स अपील्स, अभी यही बोला मैंने, एग्जैक्टली यही कोट करा मैंने ना कि सूट इंक्लूड्स अपील्स, तो सीपीसी में सूट इंक्लूड्स अपील्स, सवाल उठा कि क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है लिमिटेशन एक्ट, इसकी एक्सेप्शन है 2 क्लॉज L ऑफ लिमिटेशन एक्ट, लेट अस सी, आ जाओ, देखो प्लीज 2 क्लॉज L देखो, सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन, अभी हमने क्या पढ़ा सीपीसी में, सूट इंक्लूड्स अपील्स एंड छेतियर वर्सेस छेतियर, 2L,
सूट डज नॉट इंक्लूड अपील। ये क्या बदतमीजी है? दिस वर्क्स एज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ सीपीसी। क्या हुआ? समझ आया? समझ आया एवरीवन? पक्का बताओ यार, यहां तक समझ आया? ये लाइन जो बोली है मैंने, सूट अपील, ये सारा समझ आया? नहीं आया? आया? गगन आया? बाकी सबको प्लीज। चल सकते हैं आगे? राइट, यस प्लीज। ट्वीट करता आ जाओ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਆਈ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਪੀਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਸੀਪੀਸੀ ਚ ਵਰਡ ਸੂਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਨ ਅਪੀਲ। ਅਪੀਲ ਪੱਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਸੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੀਆਈਟਰੇਟ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਨ ਚੇਤੀਅਰ ਵਰਸਸ ਐਚ ਚੇਤੀਅਰ। हाँ जी प्लीज। तो आप देखो एन चेतियर वर्सेस एस चेतियर में यही बात को रिकोट किया गया, ठीक है? आप मान गए, आपने बोला ठीक है, फिर आप लिमिटेशन एक्ट पढ़ने लगे, लिमिटेशन एक्ट के 2L तक पहुंचे, 2L में पहुंचते ही आपको लगा कि यार ये क्या बदतमीजी, अभी तक तो ये पढ़ रहा था मैं, ठीक है? तो इस केस में ही कहा गया कि एक एक्सेप्शन भी है यार। एक्सेप्शन क्या है? कि लिमिटेशन एक्ट के लिए सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील। लिमिटेशन एक्ट में सूट का मतलब बिल्कुल अलग है अपील के मतलब से। का रीजन मैं दूंगी बाद में, दूंगी। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? ठीक है, ओके। चलो इसका रीजन देख लेते हैं कि भाई इसका मतलब अलग क्यों है। जब सीपीसी अच्छी भली बैठी थी, सेम मतलब दे रही थी, तो हमने इसका मतलब अलग क्यों करा? आप एक चीज समझना, अपील्स के लिए टाइम पीरियड हमेशा कम होता है। अपील के लिए टाइम पीरियड हमेशा कम होता है, 30 दिन, 60 दिन, 3 months, दैट्स इट। नहीं होता है? कितना ही होता है? 3 साल तो नहीं होते अपील के लिए? 12 साल, 30 साल नहीं होते ना? एप्लीकेशन के लिए भी टाइम इतना ही होता है यार, ठीक है? बहुत चीजों के लिए आप एप्लीकेशन डालते हैं और एप्लीकेशन के लिए भी टाइम इतना ही दिया गया यार। कितना टाइम? 30 साल, और सॉरी 3 months, 30 days, 10 days, एटसेट्रा। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सूट्स की जब बारी आती है 3 साल से नीचे कुछ है ही नहीं। सूट की जब बारी आती है ना, सूट डालने का लिमिटेशन पीरियड सीधा सीधा लिखा गया है 3 साल, 12 साल, 30 साल। लेकिन जब अपील एप्लीकेशन बोलती हूँ तो अपने हाथ से इतने खड़े कर लेता है, कहता 30 से जाने देने मैंने। बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब सोचो, एक बंदा बीमार है, जब आप सेक्शन 5 कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मेरे साथ पढ़ोगे तो आप पाओगे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है क्या? गलती, गलती की माफी, डिले की माफी, सिंपल। मेरा डिले कंडोन कर दिया जाए सर, प्लीज मेरा डिले माफ कर दिया जाए सर, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, ठीक है? तो बेसिकली आपकी गलती की माफी किस बेसिस पे? सफिशिएंट कॉज के बेसिस पे। अब इस सफिशिएंट कॉज, मैंने आपको एग्जांपल दिए तो थे, मैं बीमार हूं सर, मेरा प्रीडर बीमार है सर, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम मानकर चलते हैं कि सफिशिएंट कॉज, आप बीमार ना 3 साल के लिए लगातार, जनरल रूल ये है कि हम मानकर चलते हैं, अब 3 साल पूरा बीमार थे यार, इतना लंबा हम आपको एक्सटेंशन नहीं देंगे, समझना। अपील और एप्लीकेशन केस में कितना टाइम पीरियड है? सपोजिटली 30 days, 30 या 60 days। कोर्ट कहता है यार यहां पे मानना फिर भी आसान है कि बंदा बीमार था सारा टाइम। तो चीज को ऐसे केसेस में, कौन से केसेस है ये, अपील या एप्लीकेशन, ऐसे केसेस में फिर भी मानना आसान है कि बंदा बीमार था। ऐसे केसेस में मानना कि बंदा हर टाइम बीमार था 3 साल, कोई इतना बीमार कि वो कोर्ट में नहीं आवे, थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए हमने हर किसी में, इसमें हमने रिलैक्सेशन अलग देनी थी, इसमें हमने रिलैक्सेशन अलग देनी थी। इसमें हम अलग तरीके के एक्सटेंशन देना चाहते थे, इसमें हम अलग तरीके के एक्सटेंशन देना चाहते थे। जिसमें ऑलरेडी 3 साल है, जिसमें ऑलरेडी 12 साल है, 12 साल तुम कह रहे हो, 12 साल बीमार थी सर, प्लीज 1 साल और, ठीक है? तो कोर्ट लॉ कहता है कि ऐसी चीजों के लिए ना एक्सटेंशन हर जगह देखो थोड़ी नहीं मिल सकती है। 12 साल के बाद आपको बीमार होने की एक्सटेंशन नहीं देंगे हम। एक्सेप्शंस मैंने अभी स्पेशली मेंशन, जनरल रूल ये है, आई केटर विद ऑल ऑफ दैट, ठीक है? अब आप एक चीज देखो, इस चीज को समझो आप,
कि हमने सोच लिया कि यार इनको ना अलग अलग तरीके की एक्सटेंशन देनी पड़ेंगी, इसीलिए हमने डेफिनेशन में से, सूट की डेफिनेशन में से अपील को और एप्लीकेशन को बाहर फेंक दिया। क्यों फेंका, समझ आ गया? सूट की डेफिनेशन में से अगर सूट सूट करते रहते, सूट के लिए एक्सटेंशन है 2 साल सपोजिवली, तो बेचारे अपील और एप्लीकेशन के 3-3 दिन 30 दिन है, उनके लिए भी 2-2 साल हो जाते। गेट इट? हम चाहते थे बाइफरकेट करना कि सूट के लिए अलग टाइम दिया जाए, एप्लीकेशन के लिए अलग दिया जाए, अपील के लिए अलग दिया जाए, सबके टाइम पीरियड के बेसिस के अकॉर्डिंग उनको एक्सटेंशन दी जाए, रिलैक्सेशन दी जाए। इसीलिए वे डिसाइडेड किया इनकी डेफिनेशन को अलग अलग ही रखा जाएगा, ताकि जब मैं स्पेशली सूट वर्ड यूज कर रही हूं, आपके दिमाग में अपील नहीं आना चाहिए या एप्लीकेशन नहीं आनी चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा लंबे वाले टाइम की बात करिए मैम, सूट सूट बोली जा रही है, अपील बोल रही हूँ, अच्छा मैम 30 दिन 60 दिन, इससे ज्यादा क्या ही बात करी होंगी। दैट्स इट। यू गेट मी? Everyone, this is all for today. Please tell me in case you found कि यार कहीं पे समझने में दिक्कत आ रही है, we going to cater with that, and अगर आपको लगता है पैटर्न में प्रॉब्लम है, we can cater with that as well, and yeah, I am accommodating enough to cater with all your needs because I'm here for you all. So please tell me कोई भी confusion है तो, also for a fact, please write down one maxim or one what do you call it, idiom every day. प्लीज रिमाइंड मी, मुझे याद गिरा दिया करो, जाने से पहले मुझे कुछ अच्छा लिखवा के जाना है, इंग्लिश का कुछ सिखा के जाना है, ठीक है? मुझे याद नहीं रहेगा, आप लोग की सिरदर्दी चाहिए तो बता देना, ठीक है? प्लीज राइट डाउन। अच्छा मुझे बताओ, व्हाट इफ आई टेल यू कि it costed me an arm and a leg, it costed me an arm, I'll write it down, costing an arm and a leg, क्या मतलब है? Anyone? You know, I'm sure you know. नहीं, not really. हाँ, नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ उसका। हाँ, हैवी कैसे? काफी नुकसान हो गया, हाँ ठीक है, थोड़ा सा करीब और जाइए। नॉट रियली, नॉट रियली। समथिंग व्हेन यू say this bag is very expensive, this bag costed you an arm and a leg, this house is so expensive, this house costed you an arm and a leg, very expensive is this the matlab? हाँ, this means very expensive. So whenever you want to replace the word very expensive, you can use the phrase that this costed me an arm and a leg. ठीक है? Thank you very much. I'll take your leave as of now. And next class you have for civil laws with Kanupriya ma'am. When does it start? 40. You have 5-7 minutes with you. Okay, take rest. And I'll see you guys tomorrow. आप लोगों को ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को क्लियर है क्या? प्लीज कंफर्म। जानवी, आकाश, भवर, इशिता, कुश, निखिल, निपुण, सिमरन, इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आई साइन ऑफ आफ्टर दैट। Okay, perfect. I'll sign off. Take care of yourselves. Have a good day.